इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, हम कह सकते हैं एक ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पर लोग डिफरेंट तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं एंड उससे अल्टीमेटली पैसे कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। नाउ व्हेन आई से ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई इंसान प्रोडक्शन कर रहा है किसी गुड का, दूसरा इंसान उन गुड्स को जो प्रोड्यूस हुए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो गुड्स सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। एक इंसान कहीं जॉब करता है, एक फार्मर है, वो डिफरेंट क्रॉप्स को उगा रहा है। तो लोग डिफरेंट तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उससे अपना घर चलाते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस कि एक मार्केट में या फिर एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी के जो मेजर डिसीजंस होते हैं उनको कौन ले रहा है, तो हम इकोनॉमी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल है वो नहीं होता। यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह लो या फिर कह सकते हैं जो मेजर डिसीजंस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, एक्टिविटीज़ या फिर जो डिसीजंस हैं इकोनॉमी के अंदर, वो जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, उसके द्वारा लिए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो मार्केट का इनविजिबल हैंड है उसके द्वारा ये जो मेजर डिसीजंस है लिए जाते हैं। गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ पर जो मेजर डिसीजंस हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या फिर कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी या एजेंसी है वो कंट्रोल करती है। जो इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके पास फ्रीडम नहीं होती अपने आप चीज़ों को डिसाइड करने की। दैट इज़ योर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। इट्स जस्ट लाइक जो हमारी कंट्री में है, इंडिया के अंदर हम मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को फॉलो करते हैं, जहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दीज आर गवर्न्ड बाय मार्केट फोर्सेस बट दे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो मार्केट है उसको खुली छूट नहीं है हमारी कंट्री में कि जैसा मन में आए जो आए हम कर सकते हैं। जो सरकार है हमारे देश की वो रेगुलेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस को, बट इतना स्ट्रिक्टली भी रेगुलेट नहीं करती कि उन लोगों को लगता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, कि मार्केट को, कि हमारे पास कोई भी फ्रीडम नहीं है अपने आप कुछ डिसीजन करने की। सरकार को जब लगता है कि नीड है वो तभी मार्केट के अंदर इंटरफेयर करती है, अदरवाइज मार्केट अपनी मर्जी से चीज़ों को करता है। ऐसी इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। नाउ जो हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी, ये जो इकोनॉमी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है छोटी सी, जब हम इस पूरी इकोनॉमी को समझते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट का नाम ही इकोनॉमिक्स है। हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करती है टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, साथ के साथ इनके ऑल्टरनेट यूज़ भी हैं। इस बात का भी हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different group of people. I hope आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से एक सोसाइटी या फिर एक कंट्री लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हाउ दीज गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं टू देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। नाउ व्हेन आई से ना इकोनॉमिक्स, तो इसकी भी अगेन 2 ब्रांच होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आए है, ये स्टैंड करता है इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल मार्केट या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए। एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ए है, ये स्टैंड करता है एग्रीगेट के लिए। एग्रीगेट मतलब टोटल। सो माइक्रोइकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल मार्केट या फिर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री में किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई मैच होता है, या फिर किस तरीके से एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के प्राइस को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, उसकी स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री की, ये जो हमारा प्यारा सा इंडिया है, इस पूरी कंट्री की बात करते हैं। इस इंडिया के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के मार्केट हैं
उन सारे मार्केट के एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, यानी कि उन सबके टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई की बात करते हैं और देखते हैं कि पूरे इंडिया का, एक पूरे देश की क्या इनकम होनी चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए एंड क्या वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ये हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नाउ अगेन हम छोटा सा हमने पढ़ लिया माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, बट इसको थोड़ा सा लिटिल बिट मोर डिटेल में हम जाएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल को। ये हमने पहले ही डेफिनेशन से हमें पता चल गया। सेकेंड, हम टूल्स के बारे में बात करते हैं कि जो मेन टूल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, दीज आर डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन जो मेन टूल्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, दीज आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर मार्केट या फिर इंडस्ट्री की होती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिस डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं ये एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट का मतलब टोटल, पूरे देश की जो डिमांड है, पूरे देश के जो प्रोड्यूसर्स एंड फर्म्स है उनकी जो सप्लाई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड है दैट इज ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें पता लगाना है कि किस तरीके से एक मार्केट या इंडस्ट्री के अंदर प्राइस को डिटरमाइन करा जाता है। प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, जब वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्वल होगी। डिमांड कर्व पड़ा है ना, सप्लाई कर्व, एंड जब आपस में ये इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका प्राइस सेट हो जाता है। तो यही बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है एक देश के अंदर वो क्या होना चाहिए। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कह लो या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कह लो, एक इकोनॉमी का दोनों का मतलब सेम है। एंड एक बार जब हमें पता चल गया कि पूरे देश में मान लो अगर टोटल 1000 यूनिट बननी है तो हमें ये भी पता होगा कि उस 1000 यूनिट बनाने को कितनी लेबर की नीड है, एंड जब हमें लेबर पता चल जाएगा तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। तो इसी चीज़ की हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इट इज़ रिगार्डिंग डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नाउ अगेन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल जो एग्रीगेशन है यानी कि जो टोटल हमें निकालना होता है, टोटल डिमांड की हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, या टोटल सप्लाई की जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। बट ये जो है ना ये पार्शियली ट्रू है एंड पार्शियली इनकरेक्ट भी है, क्योंकि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी बात कर रहे हैं बच्चों, सो अगर मान लो मैं बात कर रही हूँ एक सीमेंट इंडस्ट्री की, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक सीमेंट इंडस्ट्री की। तो सीमेंट घर बनाने के लिए चाहिए, तो केवल एक इंडिविजुअल थोड़ी घर बना रहा है। मान लो ये ABCD इन सबको घर बनाना है, तो ये क्या कर रहे हैं, इन सब की डिमांड कर रहे हैं। एंड ये जो सीमेंट है इसके सप्लायर X भी है, Y भी है, Z भी है, तो ये इस सब की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इन सब का भी तो मुझे टोटल निकालना पड़ेगा ना। इन सब की टोटल से मेरे पास टोटल डिमांड आएगी सीमेंट इंडस्ट्री की, एंड इन सब की टोटल सप्लाई से मेरे पास सप्लाई आएगी अगेन सीमेंट इंडस्ट्री की। तो यहाँ पर भी तो मैंने टोटल करा ना। इवन दो जब मैंने एग्रीगेशन की बात करी तो यहाँ मेरे पास एग्रीगेशन का जो डिग्री है, जो एक्सटेंट है कि किस स्केल पर मैं एग्रीगेट कर रही हूँ, किस स्केल पर मैं टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई की बात कर रही हूँ, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेड होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पूरे देश की बात करनी है, देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब की बात करनी है, एंड अगेन उन इंडस्ट्री की टोटल रिस्पेक्टिव डिमांड और सप्लाई जो है उनकी बात करनी है। तो हर एक इंडस्ट्री की यहाँ पर बात होती है, एंड हर एक इंडस्ट्री की टोटल डिमांड टोटल सप्लाई की बात हो रही है। इसलिए जो एग्रीगेशन का लेवल है, एक्सटेंट है, डिग्री है, वो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केर्सिटी एंड चॉइस। अब देखो ये जो पूरा इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं बिकॉज हमारी जो रिसोर्सेज हैं ये स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, एंड जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। साथ के साथ इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज़ हैं, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। अब ये जो हमने स्केर्सिटी की बात करी थी, इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड को मैं DD लिख रही हूँ, उसके सप्लाई से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं स्केर्सिटी की। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज इनसफिशिएंट हैं टू मीट ऑल द ह्यूमन वांट। इनसफिशिएंट तभी होगी जब डिमांड ज़्यादा है। नाउ इसका जो दूसरा डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच डिमांड फॉर अ रिसोर्स इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्स। अगेन पता चल गया, हमने अभी डिस्कस करा। नाउ क्योंकि स्केर्सिटी है, चीज़ों की या रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हमें चूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है,
काम करने के, तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। इसी को प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कहा गया है, और या फिर कह सकते हैं चॉइस कहा गया है फ्रॉम लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। जितने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये इतने ऑप्शंस हैं, इसमें से किसी एक को चूज करना है, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स, एंड इसको चॉइस कहा गया है। नाउ ये चॉइस है, ये क्यों हम कर रहे हैं? बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड इनके ऑल्टरनेटिव यूज हैं। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस पेज पे वो है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, जिसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं। क्या है? लिमिटेड। तो जहाँ पर हमारी रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा नीड है, जहाँ पर मोस्ट ये रिक्वायर्ड है, केवल वहाँ पर हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी यूज़ करो। कोई भी अगर वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज को तो उसको अवॉइड करो। इसी चीज़ को हम इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली बताता है जो रियलिटी है इकोनॉमी के अंदर, ये बताता है फैक्ट्स क्या है। एंड जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ये बताता है कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होनी चाहिए। नॉर्मेटिव वर्ड आया है नॉर्म से, ठीक है। एंड इस नॉर्म का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन, लॉज। क्या होना चाहिए? जब हम चाहिए की बात करते हैं तब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। एंड जब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, एक्चुअली क्या हो रहा है एक इकोनॉमी के अंदर, क्या रियलिटी चल रही है, तब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस या फिर नॉर्मेटिव साइंस भी बोल दें तो कोई अलग बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल लें तो इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है एंड जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली राइजिंग है। यहाँ पर हमसे किसी ने हमारी राय नहीं पूछी कि क्या इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होनी चाहिए, क्या प्राइसेस बढ़ने चाहिए। सिंपली बताया गया है कि जो एक्चुअली इंडिया में सिचुएशन है, जो सच्चाई है वही बताई है कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और प्राइसेस राइज हो रहे हैं या फिर इन्फ्लेशन आ रही है कंट्री में। तो जो रियलिटी है उसके बारे में बात की गई है, जो फैक्ट्स हैं वो बताए गए हैं, तो दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट ऑट टू बी, चाहिए वाला बोला था ना, तो ये चाहिए ही की बात कर रहा है। एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। कहीं भी अगर चाहिए वाला फैक्टर आ जाता है तो दैट कम्स अंडर नॉर्मेटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं दैट इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड। ये हमारी बता रहा है कि एक इकोनॉमी के लिए क्या सही है कि इंडिया या फिर कोई भी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड, ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, या फिर जो एक कंट्री है वहाँ पर प्राइसेस का इंक्रीज नहीं होना चाहिए, प्राइस शुड नॉट राइज। तो इस चीज़ की बात करी गई है। यहाँ पर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो होती है बिकॉज वांट्स अनलिमिटेड है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। जो मीन्स बोला गया यही है, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं। इसीलिए किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बिकॉज रिसोर्सेज कम है इसलिए तो हमें चूज करना पड़ रहा है, सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोला गया है। सो डेफिनेशन क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। एलोकेशन मतलब कि जहाँ पर रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको वहीं पर भेजो या फिर उसको एलोकेट कर दो। तो ये बोला गया है कि क्योंकि एक रिसोर्स के डिफरेंट जगह पर हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं एंड वो लिमिटेड है, इसीलिए हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पर रिसोर्स को भेजना है, कहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा नीड है एंड कहाँ पर उसको अगर भेजें तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो दैट इज़ योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको हम इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी फेस करता है, कॉमन है सारी इकोनॉमी के लिए, उसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। डेफिनेशन भी यही है कि प्रॉब्लम विच आर कॉमन और सेंट्रल टू ऑल द इकोनॉमीज, इररिस्पेक्टिव कि कोई कंट्री जो है वो रिच है या पुअर है, वो कंट्री डेवलप्ड है
या फिर लेस डेवलप्ड है। जो ये प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, ये सारी कंट्री फेस करती हैं। दिस इज़ बिकॉज जो मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही होंगी, ठीक है। नाउ ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, इसके 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आपको किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर बनाने हैं। इस प्रॉब्लम को हम डील करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर, क्योंकि हमें पता है जब हम गुड्स की बात करते हैं ना, तो गुड्स भी कितने सारे टाइप के होते हैं। हमारे पास कैपिटल गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है, उसके बाद कंज्यूमर में भी होते हैं ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। तो ये एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि उसको कितने टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज में से कौन से बनाने हैं। तो ये हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। मोर ऑफ वन गुड वुड ऑलवेज बीन लेस ऑफ अदर, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इसीलिए अगर हम किसी एक गुड को ज़्यादा बनाएंगे, मतलब उस गुड को बनाने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज डिवोट करनी पड़ेंगी एक पर्टिकुलर गुड को, तो दूसरे गुड की रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन भी कम होगा। इसीलिए कि हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को हमें बनाना है, तो वो हम व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर डील करते हैं। नाउ सेकेंडली, हाउ टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हम गुड्स बना रहे हैं हम उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर बनाएं या फिर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर बनाएं। नाउ एक डाउट जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को लगता है ऐसा कि जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली कैपिटल की, या फिर जब हम लेबर इंटेंसिव की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं ओनली लेबर की। बट ऐसा नहीं होता। जब हम कैपिटल इंटेंसिव की टेक्निक की बात कर रहे हैं या फिर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही जगह बच्चों कैपिटल और लेबर इस्तेमाल होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि लेबर इंटेंसिव में लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होगा कैपिटल के कंपैरिजन में। के मैंने कैपिटल लिखा है, एल मैंने लेबर लिखा है, एंड कैपिटल इंटेंसिव में हम कैपिटल को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे लेबर। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या फिर लेबर ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन कॉम्बिनेशन तो दोनों जगह होता है लेबर एंड कैपिटल का। जब हम ये प्रॉब्लम की बात करते हैं कि कौन सी टेक्निक को यूज़ कर हमें अपना सामान बनाना है, गुड्स बनाने हैं, तो हम हाउ टू प्रोड्यूस सेक्शन के अंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जो थर्ड प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, ये होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। पढ़ेंगे इसको कि द प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि जो हम गुड्स बना रहे हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे लोगों के बीच में, यानी कि किस तरीके से वो पुअर पीपल को जाएंगे, जो हमारे पुअर पीपल हैं, या मिडिल क्लास है, या फिर अपर मिडिल क्लास है। कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स का इन तीनों लोगों के बीच में, या फिर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हम बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस की कैटेगरी में। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्राइज है, इनके बीच में इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनकम का मतलब लैंड को हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं, लेबर को हम क्या देते हैं, वेज देते हैं, कैपिटल को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्राइज को हम क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, सो किस तरीके से ये जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, वो भी हम इसी वाली प्रॉब्लम के अंदर डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर होना चाहिए इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इनकम के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।